हेलो बच्चों, आज हम लोग जो आरोह भाग 2 क्लास 12th की हिंदी का जो हमने तीसरा पाठ पढ़ा था, आपके पद्य खंड से 2 कविताएं हैं कुंवर नारायण जी की। कविता के बहाने और बात सीधी थी मगर, इन दोनों की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के साथ में जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक एक कर देने के माने क्या है। कविता में कहा सब घर एक कर देती है। तो सब घर एक कर देने का मतलब क्या है? सभी घरों को एक समान समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी घर में भी जाकर अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति धर्म का भेद मिटाकर खेलते हैं, उसी तरह हमें भी इन भावनाओं को मिटाकर सबको एक समान देखना चाहिए। अभी कवि यहाँ पर एक संदेश देता है हमको कि सब घर एक कर देना, यानी कविता भी सबके अंदर सद्भावना और सम व्यवहार करती है। कविता किसी भी घर में पढ़ी जा सकती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी उम्र का हो। और कविता जिस प्रकार से सबको एक मानती है, उसी तरह से बच्चे भी सबको एक मानते हैं और सब घरों को एक कर देते हैं। तो यहाँ पर सब घर एक कर देने का मतलब क्या है? सबको समान माना। विश्व बंधुत्व की भावना इस कविता में हमको देखने को मिलती है। प्रश्न 2 देखें, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता किस तरह से उड़ती है? पंछी की उड़ान से उसकी तुलना करी। तो जिस प्रकार पंछी के पंख होते हैं और पंख लगाकर पक्षी अपने उड़ जाता है, उसी प्रकार कविता के पंख, कविता रूपी पंख लगाकर कवि कहीं भी उड़ जाता है। कविता क्या है? एक पंख है, और वो पंख किसको लग जाते हैं? कवि को। और कवि उन कविता के पंखों को लगाकर के किसी भी लोक में जाकर विचरण करने लग जाता है। वो इस दुनिया में, उस दुनिया में, लोक में, पाताल में, सब जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ पर पंछी की उड़ान और कविता की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है, जिसकी सीमा अनंत होती है। इसीलिए कहा गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि कविता जब उड़ती है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो जैसे पक्षियों के उड़ने की तो कोई सीमा होती है, लेकिन कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं होती। कविता जो है, जिस प्रकार से फूल खिलते हैं और अपना रस लोगों को सुगंध बिखराते हैं, उसी प्रकार से कविता भी अपना रस और सुगंध जो है वो सदियों तक कालजयी होकर के लोगों में अपनी सुगंध बांटती फिरती है। इसीलिए कवि का फूल का खिलना और पक्षी का उड़ना, इससे दोनों की इससे तुलना की गई है, कविता के उड़ने और खिलने। प्रश्न 3 देखिए, समझने के योग्य नहीं रह जाती है, चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाएं। वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों से बिगड़ी बात मनाई भी जा सकती है। अभी कविता और बच्चों को बराबर क्यों रखा गया? कविता को बराबर इसलिए रखा गया कि कविता जिस प्रकार से, कविता एक खेल है, शब्दों का खेल है। बच्चे खेल करते हैं। खेल का अर्थ क्या होता है? खेल हम क्यों खेलते हैं? जो हमें आनंद देता है, हमको मजा आता है जीने का। तो कविता सुनने में भी हमको बहुत आनंद आता है। ऐसे ही बच्चे अपने जो खेल खेलते हैं उनको बहुत आनंद आता है। तो दोनों का स्वभाव एक होता है। कैसे? जैसे बच्चे खेलते समय ये घर वो घर, इस किसी को भी अलग नहीं समझते, किसी भी घर में पहुंच जाते हैं, किसी में ऊंच नीच भेदभाव नहीं समझते। ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी का भेदभाव नहीं समझती। इस घर उस घर, अंदर बाहर, सब जगह कविता एक बराबर आनंद देती। अगर किसी ने कोई 100 साल पहले कविता पढ़ी और 100 साल बाद कविता पढ़ी, दोनों में एक ही खुशबू, एक ही रस, एक ही आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए बच्चों को और कविता को समानांतर रखा गया। प्रश्न 4 देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? बिना मुरझाए महकना, फूल से तुलना करते समय ये बात कही गई, क्योंकि फूल जो है वो खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, रंग बिखेरता है, लेकिन एक समय के बाद वो मुरझा जाता है और मुरझा के झड़ जाता है। आप कितना भी उसको बचाने की कोशिश करें, वो अल्पायु होता है, उसकी एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद वो मुरझा के झड़ जाएगा, उसकी पत्तियां गिर जाएंगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन कविता ना तो मुरझाती है, ना उसकी चमक कभी कम पड़ती, ना उसका रस कभी कम पड़ता है। पिछले हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ काव्य आज भी वही आनंद हमको देता है। आप कितने सालों बाद भी उसको आप पढ़ें, लेकिन आपको वही आनंद मिलता है। तो इसीलिए कविता जो है, जिस प्रकार बिना मुरझाए, बिना चमक फीकी पड़े जो आनंद देती है, ये सुख, ये आनंद फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल की तो उम्र ही बहुत कम है। फूल की उम्र सीमित उम्र है।
तो यहाँ पर अर्थ देखिए, उत्तर देखिए। कविता कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया सूर तुलसी का काव्य आज भी उतना आनंद देता है जितना अपने समय में देता था, जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता और अस्तित्व खो देते हैं। कविता कालजयी होती, कालजयी मतलब काल मतलब समय, जयी मतलब जीत लेना, जो जिसने समय को जीत लिया है, मृत्यु को जीत लिया है। यानी कविता कभी मरती नहीं, अजर है, अमर है। उसका मूल्य शाश्वत है। मूल्य मतलब उसकी कीमत, शाश्वत मतलब सत्य है, जीवन का सत्य है। उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। वो जब भी पढ़ी जाती है वही आनंद देती है। सूर तुलसी का लिखा हुआ काव्य जो बरसों पुराना है, वो आज भी हमें वही सुगंध, वही खुशबू, वही आनंद देता है। और जबकि फूल जल्दी से मुरझा जाते हैं और अपनी सुंदरता और अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो इसीलिए फूल जो है वो कविता की कीमत को कभी नहीं समझ सकता। प्रश्न 5 देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत, सहूलियत मतलब आसानी से सीधे साधे शब्दों में बात को कहना। तो भाषा, सीधी सरल और सटीक भाषा के प्रयोग से ही भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। जो लोग अपनी बात को सरल सीधे ढंग से कहते हैं, आसानी से कह करके लोगों को अपनी बात समझा देते हैं, उनको हम बातों का धनी मानते हैं। बातों का धनी मानना मतलब उनकी बात लोगों तक अच्छे से पहुंचती है। आपने देखा होगा, आपके यहाँ बहुत से शिक्षक होंगे, बहुत से विषय के, किसी शिक्षक की बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, किसी की आपको देर में समझ में आती है, जबकि सभी विद्वान होते हैं। तो बात को, अपनी बात को, अगर कठिन बात को सरल सीधे शब्दों में समझाया जाए तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। और वही छोटी सी बात हो कठिन कठिन भारी भारी शब्दों में कही जाए तो वो जल्दी समझ में नहीं आती। तो अपनी बात को आसानी से समझाने वाला बात का धनी माना, और इसी को भाषा की सहूलियत। छठा प्रश्न देखिए, बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। क्यों? अभी यहाँ पर कवि अपने कोई कहानी बता रहा था, कोई अपने बारे में बात कर रहा था कि बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी कवि, लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज्यादा ही अलंकृत कर देते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अभी आसान सी छोटी सी बात है, लेकिन ढेर सारे अलंकार ले आए, ढेर सारे उसमें मुहावरे प्रयोग कर दिए, कठिन शब्दों का प्रयोग किया, तो बात इतनी उलझ जाती है कि श्रोता या पाठक बात को नहीं समझ पाता और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। और अगर आप कठिन बात को भी सहूलियत से साधारण शब्दों में समझा के अगर बताएं तो कठिन बात भी आसानी से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कोई बच्चा है, उसको अगर कहें कि नहीं काम पूरा करो, डांट करके कहा जाए तो वो नहीं समझेगा, लेकिन उसको प्यार से अगर हम समझाएं कि बेटा काम पूरा कर लो, तुम्हें अपने नंबर मिल जाएंगे, तुम्हारा समय बचेगा, तो हो सकता है उसके बाद समझ में आ जाए। तो अगर आप बात को आसानी से सहूलियत से समझाएं तो कोई भी बात, कठिन से कठिन बात भी आसानी से समझ में आ सकती है। प्रश्न 7 में यहाँ पर मुहावरे हैं और उसकी विशेषताएं दी हैं, आपको विशेषताओं से उनको मैच करना। बात की चूड़ी मर जाना है। चूड़ी जो पेंच के किनारे किनारे चूड़ी होती है वो चूड़ी घिस जाती है, यानी उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की चूड़ी मरना, बात का प्रभाव खत्म। बात का पेंच खोलना, पेंच खोलना मतलब उसको सुलझा करके समझाना। तो बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। शरारती बच्चे कैसे खेलते हैं? इधर भागा तो मम्मी उधर पकड़ने जाती है, फिर वो उधर छुप जाता है, मम्मी उधर जाती है, तो मम्मी को परेशान करता है और पकड़ में नहीं आता। तो बात भी शरारती बच्चे की तरह खेलती है, मतलब बात पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। पेंच को कील की तरह ठोक देना। पेंच को, जिसकी चूड़ी मर गई हो, फिर जब उसको कसा नहीं जा सकता तो उसको ठोक दिया जाता है। तो मतलब बात का कसावट कम हो जाना है। चूड़ी खोल दे, ठोक देना मतलब बात का कसाव या प्रभाव खत्म हो जाना। बात का बन जाना मतलब काम पूरा हो जाना, समझ में आ जाना। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। जो बात कही जा रही है और जो भाषा है उसका बिल्कुल एक सामंजस्य, बड़ा अच्छा संयोजन हो गया और अब बात जो है वो सही समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न है आपका, इसमें लिखा है व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए कि व्याख्या करें, आशय बताएं, तात्पर्य बताएं, इससे आप क्या समझते हैं, तो इस तरह की और पंक्तियां दी हो तो आप उन पंक्तियों का आप प्रसंग जरूर लिखेंगे कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 3 से लिया गया है। इसके कवि जो है वो कुंवर नारायण जी हैं और कविता का नाम लिखेंगे कि बात सीधी थी पर
और फिर उसके बाद आप पैराग्राफ बदल करके उत्तर लिखेंगे। कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल सीधे कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसे फंस गए कि वह अपनी मूल बात को प्रकट नहीं कर पाया और उसे कथ्य ही बदला बदला सा लगने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है। इसी प्रकार कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम शब्द सही प्रयोग ना करें तो बात कुछ की कुछ पहुंच जाती है। अगर आप कहीं पर मात्रा लगाना भूल जाएं तो बात बदल जाएगी। कभी आप कुछ कहना चाहते हो तो कुछ और ही हो जाता है ना। जैसे एक कहानी सुनाती हूँ, किस्सा सुनाती हूँ। किसी ने लिखा कि आज हमारे पिताजी अजमेर गए हैं। अजमेर माँ में एक ही मात्रा लगाना वो भूल गया, तो वहाँ तो चिट्ठी पढ़ी लोगों ने, आज हमारे पिताजी मर गए हैं, अजमर गए हैं, तो सब वहाँ तो रोना पीटना मच गया। बाद में पिताजी लौट के आए 2 घंटे बाद, बोले क्या है, हम तो अजमेर गए थे। तो बोले आपने तो चिट्ठी में लिखा था अजमेर गए, तो माँ में एक ही मात्रा लगाना भूल गए। तो यानी जब आप भाषा में अगर आप उसको सही तरीके से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो बात में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इसीलिए जब बात उसकी चूड़ी मर जाती है, बात का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो उसको जबरदस्ती ठोक दिया जाता है। और ऐसी जबरदस्ती ठोकी हुई बात एक तो अपना प्रभाव खो देती है और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देती है। यानी जो हम कहना चाहते हैं उसी जगह उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। तो इसको आप अपने शब्दों में 4-5 पंक्तियों में इसका व्याख्या करें। बच्चों, पाठ आपका यहाँ खत्म होता है आज का। इसके प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिए। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।